जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके। सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक रापचिक। एक बार फटाफट से कंफर्म करेंगे, am I totally audible and visible to you ladies and gentlemen? Do it fast. Good evening to you all. Hope you all are doing well. चलो भाई आ जाओ फटाफट से। So this is going to be the fourth and last lecture of statistics। 3 क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो गई है, बहुत सी चीजें हमने पढ़ ली है, आज इसको एंड करेंगे। और अगेन मैं बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लीज बहुत अच्छे से इस चैप्टर को कंप्लीट करिएगा। सारे सवाल, सारे डीबीपीएस, पीवाईक्यूज एंड ऑल। एक बार रिचुअल पूरा करेंगे, जयकारा लगाएंगे क्या? भारत माता की जय। हाँ जी भाई, ये होमवर्क था क्या? मेरे ध्यान में नहीं होमवर्क था कि नहीं था, बट या लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। आई थिंक ये क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया था। आई थिंक दिस क्वेश्चन वॉज सॉल्व्ड बाई अस, है ना? ये क्वेश्चन हमने कर लिया था लास्ट क्लास में। यहां से कुछ नई चीजें पढ़ते हैं, एंगल बिटवीन टू रिग्रेशन लाइंस के बारे में। ठीक है, ठीक है। चैट ऑफ करता हूं ताकि आप चीजें समझ पाए। चैट ऑफ करता हूं ताकि आप चीजें समझ पाए। ध्यान दीजिए, एंगल बिटवीन टू रिग्रेशन लाइन की अगर हम बात करते हैं तो अगेन अगर हमारे पास दो लाइंस का इक्वेशन गिवन है, भले वो रिग्रेशन लाइन से क्यों ना हो, प्यार से सुनिएगा, अगर हमारे पास दो लाइंस का इक्वेशन गिवन है, भले वो रिग्रेशन लाइन से क्यों ना हो, हम चाहे तो ज्योमेट्री में जो ये फॉर्मूला होता है हमारा, ज्योमेट्री में हम जाके एक फॉर्मूला पढ़ते हैं क्या कि tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। हम इस फॉर्मूले का यूज करके भी उनके बीच के एंगल निकाल सकते हैं, परंतु एग्जामिनर कई बार हमारे दिमाग के साथ खेलता है। वो क्या करता है ना कि लाइंस का इक्वेशन नहीं देगा हमें ये सारे डाटास दे देगा, हमें ये सारे डाटा दे देगा। हमें ये बोलेगा कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू क्या है, हमें ये बोलेगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई क्या है, वेरिएंस ऑफ एक्स क्या है, वेरिएंस ऑफ वाई क्या है। हमें एग्जामिनर अगर ऐसा डाटा दे दे तो वैसी परिस्थिति में मेरे भाई, ना चाहते हुए भी हमें ये फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में मॉडुलस ऑफ आर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। हालांकि अगेन मैं फिर से बता रहा हूं कि देयर इज वेरी लेस चांस कि इस फॉर्मूले पे बेस्ड आपसे सवाल पूछे, देयर इज वेरी लेस चांस, बट फॉर द सेफर साइड हम इस चीज को पढ़ ले रहे हैं। यहां जो सवाल पूछ सकता है वे कुछ ऐसा पूछ सकता है, एक बार अगर आप गौर फरमाएं तो अगर आपने माना कि आपके आर की जो वैल्यू है वो 1 है, हमने दो केसेस पढ़े थे जब हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में पढ़ा था कि इफ आर इज इक्वल टू 1, आर इज इक्वल टू 0 एंड आर इज इक्वल टू -1, ऐसे करके हमने 2-3 केसेस पढ़े थे, अगर आपको ध्यान में हो तो। याद है? याद है? आर की वैल्यू 1 मान लीजिए या -1 मान लीजिए, आर की वैल्यू 1 या -1 आप कुछ भी लीजिए। इफ आर इज इक्वल टू +-1 अगर हमने माना, अगर आर की वैल्यू +-1 हमने मानी तो tan थीटा की वैल्यू यहां से क्या हो जाती बबुआ? tan थीटा की वैल्यू 0 हो जाती। tan थीटा की वैल्यू 0 का मतलब क्या हो गया कि लाइंस आर पैरेलल बोलो या एंटी पैरेलल बोलो, पैरेलल बोलो एंटी पैरेलल बोलो, है ना? लाइंस आर पैरेलल, हम यहां पे लिखते हैं कि लाइंस आर पैरेलल। क्यों भैया सीधे लाइंस आर पैरेलल क्यों? क्योंकि अगर tan थीटा की वैल्यू 0 आई है, दैट मींस थीटा की वैल्यू भी या तो 0 है या तो 180 डिग्री है। यही आप बोल सकते हैं ना कि थीटा जो आपका है या तो 0 डिग्री या 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो tan 0 की वैल्यू भी 0 हो जाती है। सिमिलर विद द केस ऑफ tan, सिमिलर विद द केस ऑफ tan 0 एंड सिमिलर विद द केस ऑफ tan 80, इनकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0 के बराबर हो जाती है। हमने ये चीज पढ़ी है, अगर हमने नहीं पढ़ी है तो आप जान लीजिए कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। आगे जाकर के फिर आप साइन 30 की वैल्यू निकालते, 45 की निकालते, 60 की निकालते, 90 की निकालते, तो साइन 0 की वैल्यू अगर 0 है तो सिमिलरली tan 0 की वैल्यू भी 0 हो रही है ना? तो यहां पे हम बोलेंगे कि लाइंस आर पैरेलल और एंटी पैरेलल कुछ भी लिखा रहे, ठीक है। दूसरा केस मेरे भाई, अच्छा यहां पे आप ये भी बोल सकते हैं, यहां पे आप इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि इफ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस जो है वो पैरेलल है तो इसका मतलब क्या बोलेंगे कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। दूसरा केस, अगर कहीं आपके थीटा की जो वैल्यू है, या फिर ये बोलिए कि आर की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर आ जाती है। अगर आर 0 के बराबर है तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया। दैट मींस उस केस में आपके टाइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंफिनिटी बोलिए या अनडिफाइंड बोलिए, इंफिनिटी बोलिए या अनडिफाइंड बोलिए। इसका मतलब क्या हो गया कि थीटा आपका
90 डिग्री है। दैट मीन्स कि अगर कोई ऐसा केस आता है जहां पे गिवन डाटाज आर नॉट कोरिलेटेड, नॉट कोरिलेटेड के केस में आर की वैल्यू 0 आती है। इफ दे आर नॉट कोरिलेटेड तो लाइन हमारी कैसी बनेगी? परपेंडिकुलर बनेगी। नोट में ये चीजें कहीं लिखी भी होंगी, एक नोट होगा इंपॉर्टेंट, जैसे यहां पे, पहले इसको समझ लेते हैं फिर हम सवाल कर लेंगे। इसमें भी जो इंपॉर्टेंट नोट है मैं उन पे पिंक मार्क कर देता हूं। पहला, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका यूज आगे जाके कैसे होगा हम देखेंगे। जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है उसकी वैल्यू आप कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन की मदद से भी निकाल सकते हैं। अगर आपके पास कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x हो एंड x ऑन y हो तो इसकी मदद से आप r यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां से आई एम गेटिंग दैट फीलिंग कि इस बार के पेपर में जो पेपर आप लोग दोगे उसमें इस पॉइंट से सवाल आ सकता है। ठीक है, अगली चीज, बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड आर हैव सेम साइन। बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें लगभग सब पे ही पिंक मार्क लग जाएगा, इसमें लगभग सब पे ही पिंक मार्क लग जाएगा, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे पॉइंट ही आपको इंपॉर्टेंट दिखेंगे। कहने को औचित्य ये है मेरे भाई कि अगर आपका बी वाई एक्स नेगेटिव है तो बी एक्स वाई भी नेगेटिव होगा, और ये अगर दोनों नेगेटिव है तो आपका आर भी नेगेटिव ही होगा, आपका आर भी नेगेटिव ही होगा। क्योंकि आपके जहन में सवाल आएगा ना ये कि भैया रूट में से जो चीजें निकलती है वो प्लस माइनस के फॉर्म में निकलती हैं। सवाल सही है आपका कि भैया रूट में से जो चीजें निकलती हैं वो प्लस माइनस के फॉर्म में निकलती हैं, तो हम कब प्लस कंसीडर करेंगे कब माइनस कंसीडर करेंगे, तो वो डिपेंड करेगा किस चीज पे कि रिग्रेशन, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन का साइन क्या है। अगर कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन दोनों जगह पॉजिटिव है तो आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर दोनों कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन नेगेटिव है तो आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी नेगेटिव हो जाएगा। इस पॉइंट को जरूर अपने ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंट साइन, तो आर की वैल्यू हम सीधे ही 0 मार्क कर देते हैं। अगर कभी आप देखते हैं कि दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट का अगर साइन अपोजिट है तो हम आर की वैल्यू वहां पे 0 मार्क कर देते हैं। चौथा पॉइंट, टू रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पास थ्रू एक्स मीन एंड वाई मीन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। चौथा पॉइंट बोल रहा है कि अगर आपके पास दो रिग्रेशन लाइंस बस गिवन है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास दो रिग्रेशन लाइंस बस गिवन है और एग्जामिनर आपसे क्या बोलता है कि एक्स मीन और वाई मीन की वैल्यू बताइए, सवाल करवाऊंगा, एक्स मीन और वाई मीन की वैल्यू बताइए, तो आप दोनों लाइन से क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर देंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के बाद जो एक्स की वैल्यू आएगी दैट विल बी दी एक्स मीन, एंड जो वाई की वैल्यू आएगी दैट विल बी दी वाई मीन। ठीक है, इफ वन रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन वन, देन द अदर रिग्रेशन कोफिशिएंट इज लेस देन वन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भैया ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मेरे भाई क्योंकि आपने ये चीज तो पढ़ा था ना कि आर के ऊपर एक लिमिट थी कि आर की जो वैल्यू है कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती और कभी भी -1 से छोटी नहीं हो सकती। याद है ये बात? याद है ये बात? हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी और -1 से बड़ी होगी, -1 से 1 के बीच में ही होगा। तो कहीं अगर लेट्स से कि बी वाई एक्स की वैल्यू हमने माना कि 10 हो गई, लेट्स एग्जांपल बी वाई एक्स की वैल्यू अगर कहीं 10 हो गई है ना, और आप बोल रहे हैं कि बी एक्स वाई की वैल्यू जो है वो लेट्स से कि आपने बोला कि 2 हो गई, तो इस हिसाब से आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? भैया आर की वैल्यू 2 गुना 10 रूट अंडर 20। भैया दिस इज रूट अंडर 2 रूट 5। अब बोलोगे ना आपके भैया दिस इज 2 रूट 5। अब ये 2 रूट 5 कभी भी आर की वैल्यू हो सकती है क्या? जोर से बोलना, जोर से बोलो, क्या 2 रूट 5 कभी भी इसकी वैल्यू हो सकती है? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है कि नहीं? तो ये जस्टिफाई नहीं करेगा। इसीलिए इस बी वाई एक्स को 0 पॉइंट समथिंग के फॉर्म में ही होना पड़ेगा, तभी ये जस्टिफाई करेगा। अगर ये 1 की जगह कुछ और वैल्यू रहता, 1 की जगह मान लो कि 0.2 रहता, मान लीजिए, है ना, है ना, 1 की यहां पे 2 की जगह कोई और वैल्यू रहता, 0 से 1 के बीच में कोई, तब एक बार को ये काम कर जाता, इसलिए इस पॉइंट को ध्यान में रखना जरूरी है कि अगर एक ग्रेटर देन 1 है तो दूसरा लेस देन 1 होगा।
और कभी भी मेरे को नहीं लगता है BY(x) की वैल्यू कभी 10 आ जाए, इतनी बड़ी वैल्यू तो देखी जाएगी अगर कोई सवाल हुआ तो उसके बेसिस पे। ये पॉइंट बस अपने ध्यान में रखिएगा। दूसरा आगे वाले पॉइंट को अगर हम ध्यान देंगे तो लिखा हुआ क्या कि बोथ द लाइंस ऑफ रिग्रेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन बोथ वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड। ये पॉइंट तो अभी आपने देखा कि बोथ द लाइंस ऑफ रिग्रेशन आर परपेंडिकुलर, यहां आपने यही तो देखा था कि अगर परपेंडिकुलर लाइन बन रही है तो आर की वैल्यू 0 हो गई। अगर परपेंडिकुलर लाइन बन रही है तो आर की वैल्यू 0 हो गई। आर की वैल्यू 0 हो गई का मतलब नॉट कोरिलेटेड या अनकोरिलेटेड, वही पॉइंट तो यहां लिखा हुआ था। अगले पॉइंट पे जाएंगे, इफ बोथ द लाइंस ऑफ रिग्रेशन कोइंसाइड देन द एंगल बिटवीन द लाइन इज 0 डिग्री और पाई एंड इट इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। यानी कि वही वाली बात, अगर उनके बीच का एंगल 0 डिग्री बन रहा है या 180 डिग्री बन रहा है, 0 डिग्री बने या 180 डिग्री बने, तो हम क्या बोलेंगे कि इधर देयर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। जो पॉइंट हमने एंगल के फॉर्म में देखा था वही चीज यहां पे भी एप्लीकेबल है। अब कुछ सवाल देखते हैं। If the correlation coefficient Rxy equals to 0, then the two lines of regression are parallel to each other. If the correlation coefficient Rxy equals to +1, then two lines of regression are perpendicular to each other. जिसने भी मुझे इसका सही जवाब दे दिया मेरी तरफ से उसको मिलेगा एक डेयरी मिल्क, मेरी तरफ से उसको मिलेगा एक डेयरी मिल्क। जल्दी से bxy equals to byx, ये कहां तीसरे पॉइंट में लिखा है? सर बट रूट के अंदर नेगेटिव टर्म तो नहीं आती ना, फिर 1 में r नेगेटिव कैसे? रुक जाओ, अप टू यू टॉट। वेरी गुड बाबू, वेरी गुड, ऑल पी वाई गुड, वेरी गुड, शाबाश। कल मैं आपके फादर से मिला था। अच्छा, मेरे फादर कहाँ रहते तुमको पता भी है? आगे बढ़ने वाली बात नहीं है बाबू, पीछे के चैप्टर छोड़ के आगे कैसे बढ़ोगे? आपको सब करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको आगे वाली चीजें पढ़नी पड़ेंगी और पीछे वाला रिवाइज भी करना पड़ेगा, छोड़ के आप आगे नहीं बढ़ सकते। आगे पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है कि इफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट Rxy इक्वल्स टू 0 देन द टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन आर पैरेलल। बिल्कुल गलत। जहां पे Rxy इक्वल्स टू 0 होता, लाइंस क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। इफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट Rxy इक्वल्स टू +1 देन टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। गलत। इसमें क्या होती है? पैरेलल होती है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? नीदर 1 नॉर 2। बात समझ में आ गई? आसान है, बहुत आसान है तुम लोगों से गलत करवाना बाबू, क्योंकि तुम लोग चीजें सीखने के लिए रेडी ही नहीं हो। तुम्हें तुक्का मारना है, तुम्हें यहां लीडर बोर्ड में नंबर 1 पे आना, पता नहीं क्या करोगे। बाबू एक बात मैं बहुत क्लियर करता हूं, बहुत क्लियर करना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि जो यहां लीडर बोर्ड में आ रहा है वो वहां एनडीए में आ जाएगा, या ये भी कोई जरूरी नहीं कि जो यहां लीडर बोर्ड में नहीं आ रहा वो एनडीए में नहीं आएगा। बट ये जरूर है कि जो रेगुलर मेहनत करेगा, जो चीजें सीखेगा, वो एनडीए में जरूर आ जाएगा, है ना? वो एनडीए के रिटन टेस्ट के रिजल्ट में जरूर आ जाएगा, वो मेरिट लिस्ट में जरूर आ जाएगा। जिनको तुक्का मारना वो मारते रहे। कैसे 30% बच्चों ने बोथ 1 और 2 कर दिया था? क्योंकि उनको लगता है कि अगर ऐसा सवाल आए तो हर जगह बोथ 1 और 2 होगा। नीदर 1 नॉर 2 मार्क करने में हाथ कांपने लगते हैं आपके, पता नहीं क्या करते हो आप लोग। इफ टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन आर x plus 4y plus 1 equals to 0, 4x plus 9y plus 7 equals to 0, then what is the value of x when y is equals to -3? ध्यान से सुनिए आप प्यार से। अगेन मैं चैट ऑफ कर रहा हूं। डेयरी मिल्क चलो चमगादड़। डेयरी मिल्क लेने के लिए तुमको दिल्ली आना पड़ेगा अगर तुम दिल्ली के बाहर के हो। अगर दिल्ली के हो तो तुमको मेरे गांव आना पड़ेगा। अब डिसाइड कर लो, डेयरी मिल्क सस्ता पड़ जाएगा या महंगा पड़ जाएगा? ठीक है, तो चैट ऑफ कर रहा हूं ये सवाल क्योंकि समझाना अति आवश्यक है। अब आपको मैं 2-3 चीजें जरा क्लैरिफाई कर दूं। इससे बेस सवाल पूछे गए हैं, इससे बेस सवाल पूछे गए हैं और फिर से पूछे जाने के चांसेस हैं, फिर से पूछे जाने के चांसेस हैं। सवाल बढ़िए क्या लगे? टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन आर दिस एंड दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इक्वल्स टू -3? अब हमने क्या पढ़ा था? अगर आपको अपना प्रीवियस लेक्चर याद हो, अगर आपने नोट्स बनाए हैं, नोट्स पढ़े हैं, तो आपको मैंने ये नोट करके एक पॉइंट लिखवाया होगा
टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x when y is given always use the regression line x on y। x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो x on y का मतलब क्या है कि अगर किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे y की वैल्यू कुछ है तो x की वैल्यू क्या होगी। अब हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कौन x on y है, कौन y on x है, कौन x on y है और कौन y on x है, ये कैसे डिसाइड करेंगे। अब मैं आपको ये डिसाइड करना बता देता हूं, क्योंकि अगर आप ये डिसाइड करना सीख गए, तो आपका काम हो जाएगा। इसमें आपको हिट एंड ट्रायल मेथड करना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब भैया बताते हैं। अगर x on y आपको फाइंड करना है तो पहले लाइन को आप इस प्रकार से लिख दीजिए, x इज इक्वल टू -4y -1। दूसरे लाइन को आप y को लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए और इसको लिख दीजिए -4x अपॉन में 9 -7/9। अगर मैं यहां से बोलूं कि bxy की वैल्यू क्या है तो आप बोलेंगे -4 के बराबर। एज पर दिस यहां से अगर मैं बात करूं कि y on x की वैल्यू क्या है, आप बोलेंगे -4/9 के बराबर। करेक्ट। r की वैल्यू क्या होती है, तो सब r की वैल्यू होती है रूट अंडर। पहली चीज जो पहला क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना वो ये है कि क्या bxy और byx का साइन सेम आया है, तो आप बोलेंगे हां सर साइन सेम आया, दोनों नेगेटिव आया। अच्छा, अगर दोनों में से एक पॉजिटिव होता एक नेगेटिव होता, अगर दोनों में से एक पॉजिटिव होता एक नेगेटिव होता तो अब आर की वैल्यू तो सीधे 0 मार्क कर देते, क्योंकि हमारे उस पॉइंट टेबल में लिखा हुआ था कि अगर कहीं भी bxy और byx का साइन अलग अलग आ रहा है तो आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दैट इज r विल बी 0। तो हमारे r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -4 इंटू -4/9, नेगेटिव से नेगेटिव कटा पॉजिटिव बना, रूट अंडर 16/9। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/3। अब अगर आपने 4/3 देखा है वैल्यू, अगर आपकी वैल्यू 4/3 आई है, आपने बोला कि भैया दोनों नेगेटिव है, लेट्स से, है ना, तो यहां पे आप ये बोलेंगे कि r की वैल्यू -4/3 होने चाहिए। बट ये क्या दिखा आपको, पूछा क्या था बेस में, हाँ ठीक है, पूछा क्या था इसमें, हमें पूछा था कि x when y equals to -3। ठीक है, आपके r की वैल्यू क्या आई है, -4/3 के बराबर है। दिस इज लेस देन -1। क्या है ये, दिस इज लेस देन -1, जो कि टोटली गलत है। क्या है मेरे भाई, जो कि टोटली गलत है कि नहीं। इसकी वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से छोटी होनी चाहिए। दैट मीन्स कि हमारा एजम्पशन, जो हमने रिग्रेशन लाइन का एजम्पशन करा है, वो हमारा एजम्पशन गलत है। हमें रिग्रेशन लाइन को उल्टा लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या पता चला कि जो हमने एजम्पशन करा है वो एजम्पशन गलत है, वो एजम्पशन जो है गलत है। हमारे r की वैल्यू -1 से छोटी आ ही नहीं सकती, यहां पे r की वैल्यू -1 से छोटी आ गई है। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, इसका मतलब दिस लाइन जिसको आपने x on y माना था ये गलत है, और जिस लाइन जिसको आपने y on x माना था ये गलत है। एक्चुअली में जो ये लाइन है दिस इज y on x एंड दिस लाइन इज x on y। ये जो लाइन है दिस इज y on x है एंड दिस लाइन इज x on y। ठीक है, अब अगर ये x on y है तो यहां पे हम क्या करेंगे कि अगर हमारे y की जो वैल्यू है ये -3 के बराबर है तो हम -3 यहां पे डालेंगे। ये क्या बन जाएगा, 4x प्लस 9 इंटू -3 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 4x 9 27 -27
प्लस 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 20/4 यानी कि 5। दिस विल बी द आंसर। -5 पे मत मार्क कर देना, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। -5 पे मत मार्क कर देना, गड़बड़ हो जाएगा। डोंट वरी, मैं फिर से रिपीट भी कर दूंगा क्योंकि यहां पे यही एक कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अगर आप इसको समझ गए तो आपका काम आसान हो जाएगा। यही एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी, ये आपके जहन में जाना चाहिए। अभी मैं चैट ऑन नहीं कर रहा हूं, किसी को डाउट बॉक्स में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से इस कॉन्सेप्ट को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। हमसे क्या बोला गया था, वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू -3। y दिया हुआ था, x की वैल्यू निकालनी थी, तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज गिवन, ऑलवेज यूज द रिग्रेशन लाइन x ऑन y, x ऑन y यूज करना था। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये x ऑन y वाला लाइन है या ये x ऑन y वाला लाइन है? तो हमने क्या किया, हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड करे अपने एजम्पशन के बेसिस पे, हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड करा। हमने इसको मान लिया, हमने इसको x ऑन y मान लिया था और इसको हमने y ऑन x मान लिया था। अगर ये x ऑन y है तो ये लाइन कुछ ऐसी बननी चाहिए जो जनरल फॉर्म ऑफ x ऑन y होता है, और ये अगर y ऑन x है तो ये लाइन कुछ ऐसी बननी चाहिए थी, क्योंकि लाइन तो यही होती है ना, x माइनस एक्स मीन b xy, y माइनस y मीन, यानी कि जो y का कोफिशिएंट होगा वो bxy के बराबर होगा। तो हमने वही किया, x को लेफ्ट हैंड साइड में रखा, बाकी सबको राइट हैंड साइड में भेज दिया, और जो y का कोफिशिएंट -4 बना उसको हमने bxy कंसीडर कर दिया, यानी कि रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y हमने कंसीडर कर लिया। यहां पे सेम काम करा, y को इधर रखा, बाकी को उधर भेजा, तो जो x का कोफिशिएंट उसको हमने byx यानी कि रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x कंसीडर कर लिया। अब हम जैसे ही r की वैल्यू निकालते हैं, r यानी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसकी वैल्यू जैसे निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये 4/3 या दोनों अगर नेगेटिव है तो -4/3 आ गया, और ये वैल्यू -1 से छोटी है, जो कि हो नहीं सकती। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन -1 से 1 के बीच में ही आना चाहिए, है ना। तो हमने क्या बोला कि भैया इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन था, ये एजम्पशन गलत है। क्या है ये? एजम्पशन गलत है। ये x ऑन y नहीं है, ये y ऑन x है, और ये y ऑन x नहीं है, ये x ऑन y है। अगर आप इस पे भी प्रूफ चाहते हैं तो एक बार देख लीजिए, समझिए। अगर हम अपनी इस पहली वाली लाइन को ऐसे लिखते कि y इज इक्वल टू -x/4 -1/4, इसको ऐसे लिखते हैं, और इस वाली लाइन को लिखते x इज इक्वल टू -9y/4 -7/4, ठीक है। अब अगर आप r की वैल्यू निकालने जाते तो क्या होता, साइन तो दोनों का सेम ही है, ये हो जाता -1/4 -9/4 यानी कि -3/4, ये -3/4 आता, दिस इज ग्रेटर देन -1। तो अब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपका बिल्कुल अपने ब्रैकेट में आ रहा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अपना बिल्कुल ब्रैकेट में आ रहा है। ये चेक करना बहुत जरूरी है, तभी आप लाइन डिसाइड कर पाएंगे कि जो लाइन है कौन किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अदरवाइज उस चक्कर में आप उल्टा सीधा आंसर निकाल देंगे। अगर आपने गलती से यहां पे वैल्यू डाल दी होती तो वो खेला गड़बड़ा जाता, है ना। अगर इधर आप डाल देते y की जगह -3 तो क्या आ जाता है, x इज, ये क्या आ जाता है, x -12 + 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 11। आपकी किस्मत अच्छी है, ऑप्शन में 11 नहीं था। आपकी किस्मत अच्छी थी कि ऑप्शन में 11 नहीं था, बट अगर ऑप्शन में 11 होता तो आप यहां पे y की जगह पे ये डाल के x की जगह पे 11 निकाल लेते, गड़बड़ हो जाता, ठीक है। सीबीएसई रिजल्ट आ जाएगा, कल आएगा, -3/2 होगा। पागल वागल हो गया कि -3/2 होगा? ये 4 × 4 2 बार 4 लिखा हुआ है, तो 4 × 4 16 हो जाता है, बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, बकलोल। लाइन वाला टॉपिक अब ज्योमेट्री में डिटेल में पढ़ेंगे, बट वो लाइन अलग है, वहां पे आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन चेक नहीं करना होता, वहां पे सब कुछ स्लोप के इर्द गिर्द घूमता है। If for the variable x and y two regression line this and this, then find the coefficient of correlation। चलिए coefficient of correlation एक बार find करके बताइए। I'm giving you 120 seconds in this। I'm giving you 120 seconds in this। चलिए coefficient of correlation find करके बताइए यहां पे।
आप डिसाइड करिए कौन x ऑन y है, कौन y ऑन x है। इलेवन आ रहा तो गलत आ रहा है ना बाबू। हाँ बाबू दे देना जनरल कैटेगरी से। मैं तो आपके गांव का हूं। अब हमारे पूरे गांव में आदर्श नाम का कोई लड़का नहीं है। वाई मैथ इज इम्पोर्टेंट इन एनडीए। जब एनडीए चले जाना ना, तब पूछ लेना वहीं जाकर के कि वाई मैथ्स इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, ध्यान दो इधर। चलिए फोकस करते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन y ऑन x कौन x ऑन y है? कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना डायरेक्ट, हमें एजम्पशन ऑब्वियसली करना पड़ेगा। विल हैव टू डू द एजम्पशन। तो हम ये करते हैं, हम सबसे पहले इस लाइन को लिख लेते हैं। रैंडमली मैं लिख रहा हूं, रैंडमली लिख रहा हूं। इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, y इज इक्वल टू -3x/2 प्लस y इज इक्वल टू -3x/2 25/2। एक लाइन मैंने y के फॉर्म में ऐसे लिख लिया, रैंडमली लिखा। इस लाइन को अब x के फॉर्म में लिखेंगे, x इज इक्वल टू -y/6 प्लस 30/6। यहां से क्या पता चल रहा है? हमारे एजम्पशन के अकॉर्डिंग bxy की जो वैल्यू ये -1/6 के बराबर है। यहां से हमारे एजम्पशन के अकॉर्डिंग byx की जो वैल्यू है ये -3/2 के बराबर है। r की वैल्यू क्या होनी चाहिए? √bxy इंटू byx। r इज इक्वल टू √-1/6 इंटू -3/2। इससे ये गया, इससे 2 बार में गया, √1/4 बाहर आया तो +-1/2। अब प्लस वाले को रखे कि माइनस वाले को रखे, कैसे डिसाइड करेंगे? प्लस वाले को रखे या माइनस वाले को रखे, कैसे डिसाइड करेंगे? तो मेरे भाई हमने देखा कि bxy और byx दोनों का साइन नेगेटिव था, तो हम यहां पे -1/2 को प्रेफरेंस देंगे, जिसको हम -0.5 भी बोल सकते हैं, जिसको हम -0.5 भी बोल सकते हैं। दिस विल बी दी आंसर। अगेन मैंने रैंडमली ऐसा डाला था, तुम्हें भी रैंडमली ही डालना पड़ेगा। ठीक है, वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया। Let x and y be two related variables. Two regression lines are given, x minus y plus 1 equals to 0. The two regression line pass through the point. बोला गया है इन कौन से पॉइंट से दोनों रिग्रेशन लाइन पास होंगे? बेसिकली आपसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो मांगा गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो मांगा है। कन्हैया शर्मा, अगर एक -1 प्लस होता तो प्लस ले लेते हैं। बाबू जाओ, तुम क्लास से जाओ। कन्हैया शर्मा, यू कैन गो आउट ऑफ माई क्लास। तुमको शायद अभी ज्वाइन किया हो क्या क्लास? हाँ, क्लास स्टार्ट करते ही पूरा सीरीज ऑफ नोट्स दिखा, तो उसमें क्या लिखा था कि अगर bxy और byx अपोजिट साइन के हो गए तो r की वैल्यू सीधे आप 0 मार्क करोगे। फूक के बैठे हो क्या? कुछ फूक के बैठे हो? चलिए, लेट एक्स एंड वाई बी, यहां पे तो ऑप्शन का भी यूज कर सकते थे। अच्छा, अब एग्जामिनर ये सवाल अगर देगा, अगर एग्जामिनर ये सवाल देता बाबू, तो वो ऐसा नहीं बोलेगा ना कि लेट एंड एक्स एंड वाई बी टू रिलेटेड वेरिएबल, टू रिग्रेशन लाइन, दिस इज द टू रिग्रेशन लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट। वो ये नहीं देगा। पता है एग्जामिनर क्या लिखेगा? एग्जामिनर लिखेगा फाइंड एक्स मीन एंड वाई मीन। वो ये लिख के दे देगा फाइंड एक्स मीन एंड वाई मीन। अब जिसने थियरी पढ़ रखी है इसकी, जिसने भी बाबू थियरी पढ़ रखी है, उसको ये पता तो चल जाएगा कि अच्छा एक्स मीन एंड वाई मीन पूछा जा रहा है ना, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मांगा जा रहा है। ऐसे एग्जामिनर तुम्हें कंफ्यूज करेगा, इसलिए इनके थियरीज पे जरा ध्यान देना जरूरी है। अब ध्यान दीजिए जरा इधर बाबू, एक लाइन हमारे पास क्या है?
एक लाइन है हमारे पास x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, दूसरी लाइन है हमारे पास 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर हमने यहां कर दिया माइनस माइनस, ये माइनस चेंज इनटू प्लस, प्लस चेंज इनटू माइनस, x में से अगर 2x गया, x में से 2x गया तो माइनस x, एक में से अगर 4 गया माइनस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस x की वैल्यू क्या हो गई 3 के बराबर, तो x की वैल्यू क्या हो गई माइनस 3 के बराबर। x आपका क्या हो गया माइनस 3 हो गया। अब किसी भी एक इक्वेशन में आप x की वैल्यू पुट करते हैं, मान लिया पहले वाले में आपने पुट करा माइनस 3 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस 3 प्लस 1 यानी कि माइनस 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू माइनस 2, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बना -3 एंड -2। दिस विल बी द आंसर। अगर यही आपसे पूछा जाता कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स मीन, अगर ये आपसे पूछा जाता कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स मीन, तो आपका क्या आंसर होता -3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई मीन, तो आपका क्या आंसर होता -2। इन चीज को ध्यान में रखिएगा, इससे सवाल बन जाते हैं पेपर में। 71.01 बेटर हो सकता बाबू इतने आसान सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो सही कर देना सब लोग, चलो ये तो सही कर देना सब लोग। 60 सेकंड का टाइम देता हूं, एक्स की वैल्यू निकालनी है बस। चलिए डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। जल्दी 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 से। पांच लेक्चर होता है, 3 शौर्य में 2 परिश्रम में, तो तुमको 10 जगह पढ़ने का जरूरत क्या है? वाई माइनस 3 आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन। 25 बार एक ही चीज नहीं एक्सप्लेन करूंगा, बता दिया करो। बाबू तो उर्दू में थोड़ी बोल रहा हूं मैं। जो पूछ रहा था कि -3/4 हो गया 3/4 होगा, फूक के बैठे हो। तुम्हें कई बार बताया कि जो इन दोनों का साइन होगा वही आर का साइन होगा। नशे में रहते हो क्या तुम लोग? सुनते ही नहीं एकदम यार, नॉन सीरियस, यू आर वेरी, यू आर नॉट एट ऑल सीरियस फॉर एनडीए। जिस बच्चे का भी वो डाउट था, एक बार नहीं कम से कम 10 बार उतनी ही देर में मैं वो बता चुका था, 10 बार। बाबू सुनो, जिनका परिश्रम बैच भी चल रहा है, ये बैच भी चल रहा है, वो बैच भी चल रहा है, वो तुम्हारी गलती है। मैं लिटरली बोलता हूं, यू आर मेकिंग द मिस्टेक, यू आर द वन हु इज मेकिंग द मिस्टेक। आपको तो हर चीज लाइव क्यों देखनी है पहली बात, और 10 जगह चीजों को क्यों पढ़ना है, फिर आपको जाकर के अपने स्कूल में भी पढ़ना है। तो जब आप स्कूल जा रहे हो तो स्कूल में ध्यान से पढ़ लीजिए कि आपको आके वो बैच ना देखना पड़े, है ना। और बैच देखना अगर पड़ रहा है तो स्पीड में देख लेंगे 2x फॉर रिवीजन पर्पस, या तो स्कूल जाना बंद कर दीजिए, केवल बैच के 2 क्लासेस अटेंड कर लीजिए। लेकिन आपको सब करना, 24 ही घंटे होंगे दिन में, 28 घंटे नहीं होंगे, ठीक है बाबू, 28 घंटे नहीं होंगे दिन में, समझिए चीजों को। देखिए पहली लाइन हमारे पास है क्या, अगर हम पहले वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दे, क्यों भैया 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? ताकि 2y को कटा सके ना। तो पहली लाइन क्या हो जाएगी, 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 24, मल्टीप्लाई करके दूसरी साइड भेज दिया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 14, माइनस माइनस माइनस, 6x में से x गया तो 5x, 2y से 2y कट गया, 24 में से 14 गया तो 10, x की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। हमसे x मीन ही तो मांगा क्या था, x मीन मांगा था तो x की वैल्यू निकाल दीजिए, डेल्टा विल बी द आंसर। अगर y मीन मांगा होता तो हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। बहुत परिश्रमी बच्चे हैं, चमगादड़ बच्चे हैं, परिश्रमी। प्लानिंग टीचर थोड़ी आपको बता के देगा, और ये डाउट आप डोंट बी सीरियस, यू कांट आस्क दिस काइंड ऑफ डाउट्स टू योर टीचर्स। मतलब हमें नहीं पता ना कि आपका वक्त कहां पे जा रहा है, वी डोंट नो कि आपका वक्त कहां जा रहा है 24 घंटे में, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर डूइंग, वी डोंट हैव एनी आइडिया, है ना। तो आप अपना टाइम प्लान खुद कीजिए, स्कूल जाना कम कर दो। मैं तो बोल रहा हूं बंदे कर दो, स्कूल में वैसे पढ़ा नहीं रहे कुछ। मेरे को ना मतलब लिटरली लगता है कि नहीं बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, लेक्चर पगलू अबे
बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। बोलिए बोलिए। अरे देखो, पहले ना स्कूल जाना, स्कूल इज अ वंडरफुल थिंग। स्कूल इसलिए क्योंकि यू लर्न सो मेनी थिंग्स ओवर देयर, सो मेनी थिंग्स ओवर देयर। बट स्कूल पढ़ने मत जाओ, हम तो ये बोलते हैं। स्कूल जाओ बस तुम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए, जहां पे तुम्हें खेलने का मौका मिल रहा है, जहां पे तुम्हें डिबेट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है, जहां पे तुम्हें पेंटिंग सीखने का मौका मिल रहा है ना। देयर सो मेनी थिंग्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इन सब के लिए जा रहे हो स्कूल तो ठीक है। मैं सिंपल सी बात तुम्हें बोल रहा हूं, अगर स्कूल में आई एम नॉट टेलिंग अबाउट यू, आई एम दिस इज अ जनरल टॉक। अगर आप बहुत अच्छा स्कूल में पढ़ाया जा रहा है लेट्स से, तो फिर उस 7th क्लास के, लेट्स से 6th-7th क्लास के बच्चे को स्कूल से आकर के वापस वो बोरिया बिस्तर उठा करके ट्यूशन पढ़ने क्यों जाना पड़ रहा है? वो बच्चा 10,000 रुपए महीने का फी दिया जा रहा है उसके लिए स्कूल में, 10,000 रुपए महीने का फी दिया जा रहा है उसके स्कूल में। फिर वो वहां से आकर के ट्यूशन जा रहा है, ट्यूशन में महीने का 2 से 3,000 तो कम से कम दे ही रहा है। तो इस 10,000 का हो क्या रहा है जब उसको यहां पर जाकर फिर 2,000 देना पड़ रहा है? फिर तो बेहतर है ना कि इसे 2,000 पर फोकस करे वो, या तो इस 10,000 में उतना अच्छा पढ़ा दिया जाए कि इस 2,000 की जरूरत ना पड़े, है ना। मैं तुम्हें बताता हूं, मेरा भांजा है, उसने जस्ट क्लास 6 पास करा, मेरा भांजा। उसके महीने की फी पता है कितनी है? यही 10-12 हजार के आसपास उसके महीने की फी है। तो माई सिस्टर आस्क्ड कि यार इसको ट्यूशन व्यूशन पढ़वाना है। मैं कुछ नहीं पढ़वाना है, कोई ट्यूशन व्यूशन, जो स्कूल में पढ़ रहा है उतने ध्यान से पढ़ लेगा और इतना वो तेज है कि हर बार एक क्लास पास होता जाएगा। उसका मन था क्रिकेट खेलने का, मेरे भांजे का। मैंने बोला कि मेरा भी एक टाइम पे क्रिकेट खेलने का मन था, बट उस समय इन चीजों को किसी ने समझा नहीं कि क्रिकेट वगैरह में भी करियर बन सकता। मैंने बोला कि जो टाइम पे तुम ट्यूशन के लिए बोल रही हो कि ट्यूशन पढ़े स्कूल से आकर के, उस टाइम पे वो क्रिकेट सीखने जाएगा, क्योंकि स्कूल में तो एक्स्ट्रा करिकुलर अगर उस लेवल का नहीं करवा रहे, अगर अच्छे से नहीं सिखा रहे हैं, तो बाहर सीखे कम से कम। ट्यूशन में क्यों मैं पैसा दूं? तो अब वो क्रिकेट सीखता है, स्कूल से आता है और शाम को बढ़िया क्रिकेट सीखने जाता है एकेडमी में, रात को आके पढ़ाई करता है, हर साल एक क्लास पास कर जा रहा है, बस बात खत्म। दिस इज द थिंग। चलिए अब अपने टॉपिक पे आते हैं, फटाफट से अपने टॉपिक पे आते हैं। चैट ऑफ करता, वरना तुम बातें करते रह जाओगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की बात करें। देखो अब मैं काम की बात अगर तुम्हें बताऊं तो जो तुम्हारा मेजर पोर्शन था, वो सब तुम्हारा हो गया खत्म। अब यहां से जो चीजें आएंगी वो चीजें आएंगी जो तुमने बचपन में पढ़ी है, बेहद आसान चीजें, जस्ट फॉर द सेक कि तुम्हारा ब्रशअप हो जाए। जैसे तुमने पाई चार्ट के बारे में पढ़ा है, तुमने बार ग्राफ के बारे में पढ़ा है, वही सारी चीजें आएंगी, है ना। तो मेजर पोर्शन तुम्हारा खत्म हो गया। नाउ इट्स योर ड्यूटी कि जितने भी वाईक्यू 10 साल के हैं लगा लो, जितने थियरी बेस्ड सवाल है उनका एक अलग से नोट्स बना लो, हो जाएगा तुम्हारा काम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की जब हम बात करते हैं मेरे भाई, तो सबसे पहले बात आती है बार चार्ट की, या इसको कई जगह बार ग्राफ भी बोला जाता है। बार चार्ट या बार ग्राफ भी बोला जाता है। इट इज 3 डायमेंशनल चार्ट। अब यहां पे आपको 2 डायमेंशनल दिख रहा होगा, मैं इसको 3 डायमेंशनल क्रिएट कर देता हूं। देखिए एक्स्ट्रा करिकुलर के नाम पे हम अपने स्कूल में यही सीखे हैं, ठीक है। मैं इसको 3 डायमेंशन में क्रिएट कर देता हूं। हालांकि थोड़ा सा ऊपर चला गया, बट नेवरदलेस आप समझ जाएंगे। है ना। तो ये क्या होता है, एक 3 डायमेंशनल होता है।
इट इज ए 3 डायमेंशनल चार्ट। इन्हीं सारे पॉइंट्स को बस ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर सवाल इनसे पूछेगा ना तो बहुत ही, मैंने चार पांच पॉइंट में सबको निपटा रखा और सवाल यहीं से बनेगा। पहला क्या कि ये भी आप किस्मत अगर अच्छी तो पूछ दिया कि बार ग्राफ इज अ 2 डायमेंशनल चार्ट, 3 डायमेंशनल चार्ट वगैरह वगैरह, तो इट इज अ 3 डायमेंशनल चार्ट। द न्यूमेरिक डाटा इज रिप्रेजेंटेड बाय बार्स, इनको इस तरीके से बार के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। लेंथ ऑफ बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूमेरिक डाटा, मतलब इस बार का लेंथ इस चीज पे डिपेंड करेगा कि न्यूमेरिकल डाटा की वैल्यू कितनी है ना, न्यूमेरिक डाटा की वैल्यू कितनी है। हाइट ऑफ द बार रिप्रेजेंट क्वांटिटी व्हाइल विड्थ रिप्रेजेंट नथिंग, जो इसका हाइट है या लेंथ है वो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसकी चौड़ाई किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं करती है। विड्थ रिप्रेजेंट नथिंग, विड्थ रिप्रेजेंट नथिंग। जो सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट में मानूंगा जहां से सवाल ज्यादातर पूछा जाता है वो है पाई चार्ट। पाई चार्ट से सवाल पूछने के चांसेस सबसे ज्यादा। देखिए, द न्यूमेरिक डाटा इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेक्टर्स ऑफ सर्कल। न्यूमेरिक डाटा को हमेशा सेक्टर्स ऑफ सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑब्वियसली आपको यह पता है कि एक कंप्लीट सर्कल का मतलब कितना हो गया, 360 डिग्री। एक कंप्लीट सर्कल का मतलब कितना हो जाता है, 360 डिग्री। तो हमने डाटा को 360 डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं और सबको एक एक एंगल प्रोवाइड कर देते हैं। ईच पार्ट ऑफ अ डाटा मेक्स अ सर्टेन सेंट्रल एंगल। जो ये एंगल्स बना रहे हैं इनको पढ़ा क्या जाता है, इनको पढ़ा जाता है सेंट्रल एंगल, है ना। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ सेक्टर इज 360 एज आई टोल्ड यू, क्योंकि सर्कल है। दिस एंगल 360 डिग्री डिवाइडेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। सेंट्रल एंगल निकालने की फॉर्मूला क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी अपॉन में टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 360 डिग्री। बेसिकली वही वाली बात कि अगर 100 में 5 है तो 360 में कितना हो जाए। हम परसेंटेज निकालते थे, परसेंटेज निकालने के हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते या हर चीज को आउट ऑफ 100 कन्वर्ट कर देते थे। यहां तो हर चीज को आउट ऑफ 360 डिग्री हम कन्वर्ट कर देते थे। यह पॉइंट ध्यान में रखना कि टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन इंडस्ट्री अंडर डिफरेंट हेड्स इज बेस्ट प्रेजेंटेड बाय पाई चार्ट। फॉर एग्जांपल, जैसे पीडब्ल्यू इज अ कंपनी, पीडब्ल्यू इज इमोशन, पीडब्ल्यू इज नॉट अ कंपनी बट ऑब्वियसली इट्स अ कंपनी ओनली, है ना। इमोशन तो वो तुम्हारा प्यार जुड़ा हुआ है, बट लेट्स से पीडब्ल्यू इज अ कंपनी। अगर हमें पीडब्ल्यू के खर्चों को रिप्रेजेंट करना हुआ तो कौन सा चार्ट ज्यादा इजी रहेगा समझने के लिए या बेस्ट रहेगा रिप्रेजेंट करने के लिए, तो पाई चार्ट विल बी द बेस्ट काइंड ऑफ चार्ट टू रिप्रेजेंट एक्सपेंडिचर ऑफ एनी कंपनी, है ना। कि टीचर्स को सैलरी कितनी जा रही है, उसमें राज सर को कितनी सैलरी जा रही है। ओ, राज सर को तो सैलरी ही नहीं जा रही है, तो राज सर का तो चाय का खर्चा है, राज सर को तो हटाओ, है ना। तो ऐसे करके कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, हम इस पाई चार्ट पे ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बबुआ, सवाल देखते हैं। ये आपके पेपर में पूछा हुआ सवाल है। द सेंट्रल एंगल पी क्यू आर एंड एस ऑफ 4 सेक्टर्स इन अ पाई चार्ट सेटिस्फाई द रिलेशन दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4p माइनस क्यू। ये आपके पेपर में पूछा हुआ सवाल है। अगेन आई एम टेलिंग यू कि स्टैटिस्टिक्स ऐसा चैप्टर है ना जिसके सवाल रिपीट होंगे फॉर श्योर, फॉर श्योर, फॉर श्योर। इसके सवाल रिपीट होते हैं पीवाईक्यू से, क्योंकि वही मीन मोड मीडियन का फॉर्मूला रहेगा, वही रिग्रेशन कोफिशिएंट रहेगा, वही रिग्रेशन लाइंस रहेंगे, तो क्या चेंज करोगे उसमें बहुत ज्यादा। तो देयर इज हाई चांसेस अगर आपने पीवाईक्यू लगा लिया तो सारे ही आप स्टैटिस्टिक्स के सवाल निकाल के आ जाएंगे पेपर में। देखिए बोला गया है क्या, द सेंट्रल एंगल पी क्यू आर एंड रिप्रेजेंट पाई चार्ट। ओके, 4p माइनस क्यू की बात करी जा रही है। एक तो तरीका यह हो सकता है आप सबको p के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, यह भी एक तरीका हो सकता है कि आप सबको ही p के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, या फिर एक तरीका यह भी हो सकता है कि आप इन सबको k के बराबर मान लें। तो यहां से p की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, k/9 के बराबर आ जाएगी। q की वैल्यू क्या आ जाएगी, k/3 के बराबर आ जाएगी। r की वैल्यू क्या हो जाएगी, k/2 के बराबर हो जाएगी। और s की वैल्यू क्या हो जाएगी, k/6 के बराबर हो जाएगी। अब काम की बात यह है कि इन सबका योग कितना होना चाहिए, तो भैया इन सबका योग 360 डिग्री के बराबर होना चाहिए। P प्लस Q प्लस R प्लस S की जो वैल्यू है दिस शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री। अगर ये 360 डिग्री के बराबर है तो इसका मतलब k/9 प्लस k/3 प्लस k/2 प्लस k/6 की वैल्यू कितनी है, 360 डिग्री के बराबर है ना। अब एलसीएम कितना होगा, 18 एलसीएम होता हुआ दिख रहा है। हमने बोला 18, 2k प्लस 6k प्लस 9k प्लस 3k इज इक्वल टू 360 डिग्री। 6 3 9 6 2 8
6 2 8, 8 3 11, 11 9 20, 20k इज इक्वल टू 360 इंटू 18। 0 से 0 गया, 2 से 9 गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई? 9 छक 54 के 4, कैरी 5, 9 3 27, 27 और 5 32, 324। 9 2 18, 6k, 9k, 3k, 9 3 12, 12 6 18, 18 2 20। ठीक है, 324 बार 9 छक 54, हाथ में 5, 9 3 27, 27, k इज इक्वल टू 324। अब बोला गया है वैल्यू किस चीज की निकालनी है? 4p माइनस क्यू। 4p यानी कि 4 इंटू पी की वैल्यू कितनी है? k बाई 9। 324 अपॉन में 9, 324 अपॉन में 9 माइनस क्यू। क्यू कितना है बबुआ? k बाई 3। 324 अपॉन में 3। क्या कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूं क्या मैं? 4 2 6, 6 3 9, 9 से तो कट भी जाएगा ये। चलो 9 2 18, 9 3 27, 9 छक 54, 3 एकम 3, ये हो जाएगा 108। 4 छक 24 के 4, कैरी 2, चढ़ते 12 2 14, 144 माइनस 108 कितना हो जाता बाबू? 36 के बराबर, 36। डेल्टा इज द आंसर। ये आपके पेपर में पूछा हुआ सवाल है। क्या ये कहीं से डिफिकल्ट था? सवाल इसी टाइप के पूछे जाएंगे बाबू, है ना? तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पीवाईक्यू रगड़ जाइए, घोल के पी जाइए, टेस्ट लगाते रहिए, और लास्ट में मॉक टेस्ट जब जैसे मैं बोलूंगा कि नाउ दिस इज द टाइम टू डू मॉक टेस्ट, उस समय किसी के जुबान से ये सवाल नहीं आना चाहिए, पर भैया अभी तो सिलेबस खत्म ही नहीं हुआ। मैं किसी के मुंह से ये सवाल सुनना नहीं चाहता हूं, पर भैया अभी तो सिलेबस खत्म ही नहीं हुआ। जिस दिन से मैंने बोल दिया कि आज से मॉक टेस्ट या कल से मॉक टेस्ट आपको लगाना है, तो अगले दिन से मॉक टेस्ट लगाने शुरू हो जाने चाहिए विदाउट आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन। मैं किसी की तरफ से ये भी नहीं सुनना चाहता कि भैया ये चैप्टर कंप्लीट कर लो फिर लगाऊं मॉक, फिर लगाऊं मॉक। कुछ नहीं सुनना मेरे को। 15 से 20 मॉक टेस्ट कम से कम लगाने प्रॉपर एनालिसिस के साथ। वो मैं बता दूंगा कि कैसे एनालिसिस करना है, वही काम करेगा लास्ट में। ठीक है। The number of science, arts and commerce graduate working in a company are 30, 70 and 50 respectively. If these figures are represented by a pie chart, then what is the angle corresponding to the science graduate? ध्यान से देखेंगे, बोला गया है कि साइंस ग्रेजुएट के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या एंगल होगा। ठीक है, ठीक है, ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले टोटल हम काउंट कर ले, 70 30 100 150, तो डिनोमिनेटर में टोटल फ्रीक्वेंसी 150। साइंस ग्रेजुएट के बारे में बोला गया, साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स, साइंस ग्रेजुएट कितने हैं? 30 है। 30 इंटू कितना? 360 डिग्री। इससे ये 5 बार में गया, 5 7 35, 5 7 35, 5 दूनी 10, 72 डिग्री। ब्रावो विल बी द आंसर। वेरी इजी, वेरी इजी। और 150 डिग्री कोई बोल रहा है, पता नहीं क्या सोच। अच्छा टोटल बता रहा होगा 150 डिग्री। चलिए मार्क करिए, आंसर मार्क करिए बाबू। दिल मेरे तो दीवाना है, पागल है मैंने माना। चलिए अगेन टाइम टू टर्न ऑफ द चैट। अगर हम बात करें हिस्टोग्राम की, तो हिस्टोग्राम देखने में बिल्कुल पाई चार्ट की तरह ही आपको दिखता है। पाई चार्ट बोल रहा हूं, बार ग्राफ की तरह ही आपको दिखता है। फर्क क्या है? बार ग्राफ और इसमें एक छोटा सा फर्क है। बार ग्राफ और इसमें एक छोटा सा फर्क है। छोटा सा फर्क क्या है? जब आप देख रहे तो बार ग्राफ के एक एक पिलर में आपको गैप्स दिख रहे थे, है ना? आपने देखा होगा कि बार ग्राफ के एक एक पिलर्स में आपको गैप दिख रहे होंगे, परंतु जैसे आप यहां पे देख रहे हैं, इसके सारे ग्राफ, सारे जो पिलर्स हैं वो लगे हुए हैं, टच्ड हैं। ये बेसिक अंतर है। इन दिस केस द रेक्टेंगल्स आर ड्रोन विथ क्लास इंटरवल एज द बेस एंड देयर हाइज आर प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इस पॉइंट पे मैं पिंक कलर की रेखा लगा रहा हूं। सवाल यहां से बन चुका पहले भी। क्लास इंटरवल को कहां रिप्रेजेंट किया जाता है? एक्स एक्सिस पे। और हाइट किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि फ्रीक्वेंसी हमेशा ही वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट की जाएगी और क्लास साइज हमेशा ही एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। यह भी सवाल पूछा गया है।
वो इसे सवाल टफ थोड़ी बनते हैं, इन थियरी से निचोड़ के सवाल ला दिया जाता है जिसपे अक्सर ध्यान नहीं जाता बच्चों का और वो गड़बड़ हो जाता है ना। तो जो भी पॉइंटर्स के फॉर्म में आपको दिए हैं इनको ध्यान में रखिएगा जरूर, ठीक है। देयर इज नो गैप बिटवीन एनी टू सक्सेसिव रेक्टेंगल्स, एज इट इज, जो क्लियर दिख रहा है कि सक्सेसिव रेक्टेंगल्स के बीच में कोई भी गैप नहीं है। For a histogram based on frequency distribution with unequal class interval, the frequency of a class should be proportional to, बता दो जरा, 30 सेकंड का वक्त देता हूं बस, आई एम जस्ट गिविंग यू 30 सेकंड क्योंकि पेपर का ये सवाल है। चलिए, I have completed my class 12th in foundations. Is oral lectures important to attend or better to practice questions? Better to practice question. Histogram 2D है क्या? Yes. सर मतलब हिस्टोग्राम क्या है? हिस्टोग्राम है। कहाँ से लगाए मॉक टेस्ट की किताब खरीद लो ना बाबू, जब खरीदने का टाइम आएगा तो। 2 year PY left NCERT complete, very good बाबू। बाबू रमन परमार जितना पढ़ा रहे हैं ना उस पर ध्यान दो, है ना, जितना पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो, जितना तुमसे पेपर में पूछा जाएगा उस पर ध्यान दो, ठीक है। कॉमर्स के स्टूडेंट हो तुम, कॉमर्स के स्टूडेंट हो नहीं ना, तो आपके पेपर में उतना ही पूछा जाएगा जितना मैंने पढ़ा दिया। चमगादड़, विराज भट्टाचार्य जी, हैप्पी बर्थडे मेरे भाई। मी महादेव ब्लेस यू विद गुड हेल्थ, हैप्पीनेस एंड सक्सेस इन योर लाइफ। चलो देखो क्या बोला गया है, हिस्टोग्राम बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद अनइक्वल क्लासेस इंटरवल, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास शुड बी प्रोपोर्शनल टू हाइट, अरे जेका हो गया, हाइट ऑफ द रेक्टेंगल। यही तो आपने पढ़ा था, अभी तो पढ़ा था आपने, देयर हाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीक्वेंसी। इसमें भी बहुत से चमगादड़ों ने गलत किया होगा, देखना बहुत से चमगादड़ों ने गलत किया होगा, देख लो। ढंग से 70% लोगों के भी ये जवाब सही नहीं आया, ढंग से 70% लोगों का जवाब सही नहीं आया। क्या करूं मैं इनका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। प्यार वार नहीं, दूर बैठे हो तुम लोग, हमारे भीरी होते बताते तुमको। देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की बात करें, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है, इससे सवाल पूछने का अगेन चांसेस कम है। गिवन द मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट टॉप्स ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ हिस्टोग्राम आर जॉइंट बाय द स्ट्रेट लाइन, द फिगर ऑब्टेन्ड इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। बेसिकली जैसे आपने एक हिस्टोग्राम बना रखा, हिस्टोग्राम आपने देखा, हिस्टोग्राम के जो ये रेक्टेंगल्स बन रहे हैं ना, इनके मिड पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दीजिए, इनके मिड पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दीजिए। अब जो फिगर बन के आया है ऐसे करके, जो ये वाला फिगर बन के आया है, ये किस चीज को दिखाता है, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इनको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। बस इससे ज्यादा इसमें जानने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। एक जहां से सवाल बन सकता है मेरे भाई, वो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कवर। कई जगह ओजाइव भी पढ़ते हैं, ओजीव भी पढ़ते हैं, ओगिव भी पढ़ते हैं। हम इंडिया के, हम इसको ओगिव पढ़ेंगे, ठीक है। बोला गया कि व्हेन वी प्लॉट द पॉइंट टेकिंग द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल एक्स कोऑर्डिनेट as cumulative frequency as y coordinate। ध्यान से देखो, when we plot the points taking the upper limit of a class interval as x coordinate, इस पे प्लीज 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 पिंक कलर का डिब्बा ही बना देते हैं। अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल एज x कोऑर्डिनेट, अपर लिमिट कहां पे पुट किया जाएगा, x कोऑर्डिनेट पे। ये सवाल है पेपर में आया हुआ और फिर से पूछा जा सकता है कि अगर आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओजाइव बनाते हैं तो एक्स एक्सिस पे क्या रखा जाता है, एक्स एक्सिस पे अपर लिमिट रखा जाता है, वाई एक्सिस पे क्या रखा जाता है, तो बबुआ वाई एक्सिस पे आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रखा जाता है और फिर उसको फ्री हैंड से ज्वाइन कर दिया। फ्री हैंड मतलब जैसे आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाए थे ना, इसमें आप स्ट्रेट लाइन नहीं बनाते, ऐसे करके फ्री हैंड से कर्व बना देते। फ्री हैंड कर्व का मतलब कोई कर्व ऐसे जा सकता है, कोई कर्व ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है ना, इसको हम फ्री हैंड कर्व बोलते हैं। फ्री हैंड कर्व बना देते हैं, उसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओजाई बोलते हैं। अब ओजाई भी दो तरीके के होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन। आता हूं
समझाता हूं ग्रेटर देन लेस देन क्या होता है, और ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा तुमको। लेस देन ओगिव और ग्रेटर देन ओगिव पे आते हैं, समझिए यहां पे देखिए, ये मान लीजिए कि आपके पास कोई डाटा है, ये आपके पास कोई डाटा है, बोला गया है कि कोई एक एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का नाम हम आईजीआई मान लेते हैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, है ना। किसी कारण वहां पे बहुत सारी फ्लाइट्स का डिले हो रहा है, मौसम खराब है या जो भी है, उसके फ्लाइट्स का डिले हो रहा है। 0 से 10 मिनट का डिले कितनी फ्लाइट्स में देखा गया है? 3 फ्लाइट्स में देखा गया, मतलब बहुत सी फ्लाइट्स हैं डिले वाली। 0 से 10 मिनट का जो डिले है वो 3 फ्लाइट्स में देखा गया है। 10 से 20 मिनट का जो डिले है वो 27 फ्लाइट में देखा गया है। 20 से 30 मिनट का डिले 15 फ्लाइट में, 30 से 40 मिनट का डिले अगेन 3 फ्लाइट में, 40 से 50 मिनट का डिले 5 फ्लाइट में, और 50 से 60 फ्लाइट का डिले 7 फ्लाइट्स में। करना क्या है इसका बताते हैं। अब इस डाटा का यूज करके आप चाहे तो मोर देन और लेस देन ओगिव बना सकते हो, ओजाइव बना सकते हो। सबसे पहले हम बात करें लेस देन टाइप की। लेस देन टाइप का मतलब क्या हो गया, हम लिखेंगे जो ये डाटा था ना मिनट्स डिलेड दिस, हम उसको लिख देंगे लेस देन 10। ऑब्वियसली ये 10 से छोटा है ना, क्योंकि आपको अगर पहले की चीजें याद है फर्स्ट क्लास, तो हमने क्या बोला था कि कॉन्टिन्यूअस वाले में अपर लिमिट को काउंट नहीं किया जाता है। अगर कोई फ्लाइट जो है वो एग्जैक्ट 10 मिनट डिले से आई है, अगर कोई फ्लाइट एग्जैक्ट 10 मिनट डिले से आई है, तो हम उसको पहले डब्बे में नहीं रखेंगे, हम दूसरे डब्बे में रखेंगे। इसलिए हम यहां पे लिख रहे हैं लेस देन 10। तो लेस देन कितना? 3। अगर आ गया लेस देन 20, तो बबुआ लेस देन 20 में ये दोनों काउंट हो जाएगा ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरह। जब लेस देन 20 बोल रहे हैं, तो जो फ्लाइट्स 10 से 20 मिनट के बीच में डिले हैं, वो भी 20 से कम मिनट का डिले लेकर के आई हैं। जो 0 से 10 मिनट के डिले में भी है, वो भी तो 20 से कम के डिले में ही है ना बाबू। इसलिए अगर लेस देन 10 लिखा गया है तो एज इट इज 3, अगर लेस देन 20 लिखा गया है तो 30, लेस देन 30 लिख दिया गया तो वापस 15 को भी जोड़ दीजिए, लेस देन 40 लिख दिया गया है तो 3 को इसमें जोड़ दीजिए, लेस देन 50 लिख दिया गया है तो 5 को इसमें जोड़ दीजिए, और लेस देन 60 अगर लिख दिया है तो लास्ट वाले को भी इसमें जोड़ दीजिए। आपने ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लिया। अब आप आते हैं अपने ओजाइव पे, ये आपका डाटा था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला। अब अपने ओजाइव पे आते हैं। ओजाइव बनाने के लिए हमने जो इसका पहला पेज देखा था, क्या पढ़ा था कि एक्स एक्सिस पे हमेशा हम किसको रखेंगे? अपर लिमिट ऑफ द क्लास। अपर लिमिट क्या था? 0 से 10, 10 to 20, मतलब अपर लिमिट हुआ 10, 20, 30, 40, है ना। 10, 20, 30, 40, 50, 60। वाई एक्सिस पे किसको रखेंगे? वाई एक्सिस पे हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को रखेंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी क्या आई थी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमने यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया 10, 20, 30, 40। पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 आई है, हमने यहां पे 3 डाला। अपर लिमिट 10 मिनट डिले था तो 3 डाला। फिर 30 था तो हम 30 पे गए। फिर 45 था तो हमने 45 पे एक डॉट बनाया, एंड सो ऑन, सारे डॉट्स बनाए, और ऐसे करके हम इसको फ्री हैंड से कनेक्ट कर देते हैं। अभी जो डाटा आपके पास बना है, दिस इज लेस देन टाइप ओगिव, दिस इज लेस देन टाइप ओजाइव या ओगिव। अब अगर आप मोर देन टाइप की बात करते हैं, तो हम यहां पे कंसीडर करते हैं जो लेफ्ट साइड पे चीजें लिखी हुई है ना, मोर देन 0 से ज्यादा मिनट का डिले, मतलब ऐसे कितनी फ्लाइट्स है जो डिले हुई, जितनी यहां पर ये सबके सब डिले हैं, तो मोर देन 0 मिनट्स का डिले 60 फ्लाइट्स। मोर देन 10 मिनट्स का डिले माइनस कर दीजिए 3 को, मोर देन 20 मिनट्स का डिले उसके आगे वाले को माइनस कर दीजिए, 27 को माइनस कर दीजिए। मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अब आप घटते क्रम में लिख रहे हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप घटते क्रम में अब लिख रहे हैं, है ना। आसान तरीका बताओ लिखने का, नीचे से लिखना स्टार्ट कर देना। 7 ऊपर वाला जोड़ दो 12, उसके ऊपर वाला जोड़ दो 15, उसके ऊपर वाला जोड़ दो 30, उसके ऊपर वाला जोड़ दो 57, और उसके ऊपर वाला जोड़ दो 60। तो नीचे से लिखना स्टार्ट कर देना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे लिखा जाता है। आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रेडी हो गया मोर देन के फॉर्म में। अब सेम चीज को आप अपने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पे तो अपर लिमिट ही आएगा, यहां पे आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। पहला मोर देन 0, तो 0 के पास 60 फ्लाइट थी, 60। मोर देन 10, 57 फ्लाइट थी, तो यहां पे 57। मोर देन 20, कितनी फ्लाइट थी बबुआ? 30 थी, तो 30, और आपने इनको फ्री हैंड से कनेक्ट कर दिया। अच्छा, एक चीज में तुमने ध्यान दिया, जो ये मोर देन ओगिव आया है, ये डाउनवर्ड ग्राफ बना रहा है।
एक चीज पे ध्यान देना, यहां पे सवाल यहां से बन सकता है। अगर आप मोर देन ओजाइव पे ध्यान देंगे तो इसका ये जो फ्री हैंड ग्राफ आया है ऊपर से नीचे की ओर आता जा रहा है ना। अगर आप यहां पे ध्यान देते, लेस देन वाले पे ध्यान देते, जो लेस देन वाला था ये ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, तो यहां पे अपवर्ड ग्राफ बना रहा था। तो एग्जामिनर यहां से भी सवाल बना देता है कि लेस देन ओजाइव में अपवर्ड ग्राफ बनेगा, डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट बन जाएगा, क्या बनेगा। तो लेस देन सुनते सब लोग सोचते हैं कि अरे लेस देन है ना तो डाउनवर्ड बनेगा, लेकिन लेस देन में आपका ये जो ग्राफ बन रहा है वो अपवर्ड बन रहा है। और मोर देन सुनते लोग क्या कर देते हैं, मोर देन है ना अपवर्ड बनेगा, लेकिन इसमें डाउनवर्ड बन रहा है, इसमें डाउनवर्ड बन रहा है। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए। अब आपको पता है एक चीज, यह भी एक सवाल बनता है कि ऐसा कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जिनको हम ओजाइव की मदद से भी फाइंड कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू हम ओजाइव की मदद से भी फाइंड कर सकते हैं। तो वो है आपका मीडियन। कैसे? हम मोर देन और लेस देन, हम मोर देन और लेस देन दोनों ओजाइव को सेम ही ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, और ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वहीं से नीचे एक लाइन खींच दीजिए, ये आपको यहां पे जो वैल्यू आएगी दिस विल बी मीडियन। क्या समझे? दिस विल बी मीडियन। तो आप चाहे तो ऐसे करके नोट करके लिख सकते हैं ये पॉइंट कि मीडियन कैन बी फाइंड यूजिंग ओजाइव। ठीक है, मीडियन की वैल्यू ऐसे ओजाइव की मदद से भी फाइंड करी जा सकती है। फ्रीक्वेंसी कर्व में भी फ्रीक्वेंसी कर्व सिमेट्रिकल हो सकती है, पॉजिटिव स्क्यू हो सकती है, नेगेटिव स्क्यू हो सकती है। दिस इज ऑल दी अबव। फ्रीक्वेंसी कर्व किसी भी तरीके की बन सकती है, ये आपके पेपर में पूछा हुआ सवाल था, है ना। ये क्या है? फ्रॉम द डाटा गिवन अब यहां से मतलब आपका सारा जो भी आपकी थियरी पार्ट थी सब कुछ खत्म, सारा थियोरेटिकल पार्ट आपका हो गया खत्म। उन सब पे सवाल बहुत ज्यादा कराने का मतलब बनता नहीं है, इसलिए मैं भी सवाल ज्यादा डालता नहीं उन पे। कुछ सवाल ऐसे हैं जो आप सॉल्व करेंगे क्योंकि आपके पढ़े हुए कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है, आपके पढ़े हुए कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। लिखा हुआ कि फ्रॉम द डाटा गिवन द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज ऑब्टेन्ड एज y इक्वल्स टू a प्लस bx, y इक्वल्स टू a प्लस bx, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2a प्लस 15b। क्या यह हो जाएगा लेडीज एंड जेंटलमैन? क्या यह हो जाएगा? y ऑन x का लाइन निकालना आपने सीख रखा है। डाउट चेक कर लीजिए, मेरा इंपॉर्टेंट है, चेक कर लेते हैं बाबू, देखते हैं ऐसा क्या इंपॉर्टेंट डाउट आपने पूछ लिया है। HW दे दो। HW मैं क्या दूं इसको, मैं बाद में ऑब्वियसली सॉल्व नहीं करवाऊंगा, बस मैं ये सवाल इसलिए यहां पे डाला है ना मैंने कि अगर आपकी किस्मत खराब रही तब ऐसा सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि डाटा इस फॉर्म में दे दे। हालांकि एक बार पूछा गया है तभी मैंने ये सवाल डाला है, तभी मैंने ये सवाल डाला है ना। तो आपको यहां पे इस तरीके से टेबल बनाना पड़ेगा, x -4 -1 2 3 y क्या हो जाएगा 1 2 7 1। यहां से आप सिग्मा x जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 5 3 2 5। सिग्मा x की वैल्यू 0 बन रही है, क्या बात है। सिग्मा x इज इक्वल टू 0। सिग्मा y की वैल्यू निकालेंगे तो 7 और 4 11। आपको xy भी निकालना पड़ेगा, -4 -2 -14, यहां पे 3। सिग्मा xy की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो 14 3 17, 17 में से 6 गया तो 11। अब आप जानिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ना।
आप जानिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि सारा फॉर्मूला आपको पढ़ा रखा है। अगर y ऑन x पूछा गया है तो y माइनस वाई मीन बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स मीन, ये यूज करेंगे आप और फिर आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, बी वाई एक्स निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, एक्स माइनस एक्स मीन निकालना आपको आता है, तो कर लेंगे आप इसको। ठीक है, डाउट क्या था भाई इस बच्चे का? द कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म में एनडीए नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है। बाबू फॉर्मेट से मतलब नहीं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देती है वही होता है फॉर्मेट। मॉक टेस्ट क्या होता है? मॉक टेस्ट होता है। एंड कर दो क्लास, घर जाना है। ए बाबू हम तुमको ब्लॉक कर देंगे अपनी क्लास से, ठीक है, हम तुमको ब्लॉक कर देंगे अपनी क्लास से। यूट्यूब पर 3 मिनट वाली स्ट्रेटजी वीडियो आएगी नहीं? देखो, ये तुम्हारे रिसेंट पेपर में पूछा गया था, ये रिसेंट पेपर में पूछा गया था। लेट x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, 2x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0 बी 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन फ्रॉम द some byway data. If byx and bxy are regression coefficient of the line, relation y on x is this and this, then what is the value of bxy in plus 7byx? है ना, bxy plus 7byx. This was your क्वेश्चन आस्क्ड इन योर एग्जाम। चलो एक बार ट्राई कर लो इसको, चलो ट्राई करो इसको, एंड ही करेंगे सेशन यार। चैप्टर ये समाप्त हो। इसके बाद कौन सा चैप्टर? आई गेस ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है, दोनों में से इन्हीं में से कुछ होगा ना। मैं देख लेता हूँ इसके बाद कौन सा चैप्टर है अपने को पढ़ने के लिए। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट बहुत बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाबू। जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं, जो वीक हैं या जो भी है, इसके बाद जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि दैट विल बी द समथिंग जो गेम चेंजर साबित हो सकता है ना। 8 से 10 सवाल का वेटेज है और बहुत इजी चैप्टर है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है। चलो ध्यान देंगे इस सवाल पे। अब ये सवाल आपके पेपर में पूछा था आई गेस 2024 में, मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है 2024 में ही पूछा था। सबसे पहले तो हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन x1 y है, कौन y on x है, कौन x1 y है, कौन y on x है। x माइनस 3y प्लस 4, 2x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम इसको लिख लेते हैं, पहले वाली लाइन को अगर लिख लेते हैं कि x इज इक्वल टू 3y प्लस या 3y माइनस 4, और दूसरी वाली लाइन को लिख लेते हैं कि y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 8 अपॉन में माइनस 7 माइनस 7, इससे ये गया, इससे ये गया, तो हमारे r की वैल्यू क्या आ जाती, हमारे r की वैल्यू क्या आ जाती, तो सब हमारे r की वैल्यू यहां से आ जाती 3 दूनी 6 अपॉन में 7। मतलब हमारा एजम्पशन बिल्कुल सही है। ये तो क्लियर है कि हमारा एजम्पशन सही है। अब हमारा एजम्पशन सही है तो हमसे क्या पूछा गया है, bxy byx। अगर हम bxy की बात यहां पे करेंगे तो bxy की वैल्यू कितनी आई है, 3 के बराबर। रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x on y इज 3। रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y on x की अगर बात करेंगे तो दिस इज 2/7। हमसे क्या मांगा गया था, bxy यानी कि 3 प्लस 7 इंटू 2/7, इससे ये गया वैल्यू क्या आ गई, 5 के बराबर। दिस विल बी दी आंसर। दिस वाज योर क्वेश्चन इन एनडीए 2 2024 लेडीज एंड जेंटलमैन, है ना। फिर भी इतने कम लोगों के सही हुए। If this and this are two lines of regression for some byweight, if theta is the acute angle between them,
देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 488 tan 3 थीटा। अब अगेन मैं ये सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, ये मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, है ना। सॉल्व इसलिए नहीं करवा रहा हूं कि अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है, बहुत से बच्चों को tan 3 थीटा का फॉर्मूला नहीं पता होगा। तो अब tan 3 थीटा का फॉर्मूला पहले देख लेंगे कि क्या होता है tan 3 थीटा का फॉर्मूला, और सबसे पहले तो आप tan थीटा निकालेंगे, और tan थीटा अगर आपको मिल गया तो tan 3 थीटा भी मिल जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया है, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है ना। उसके बाद क्योंकि tan थीटा तो निकालना आपको सिखा दिया ना बाबू, tan थीटा निकालने का फॉर्मूला आपको सिखा रखा है। सर टफ बहुत है, छोड़ दो, है ना, छोड़ दो, क्यों कर रहे हो पढ़ाई, क्यों जाना एनडीए, छोड़ दो, छोड़ दो, तुम्हारे बस की नहीं है। मैं सीधी बात बता रहा हूं, जिनको लग रहा है ये टफ है वो टफ है, एनडीए का ट्रेनिंग कहीं ज्यादा टफ है। जिनको लग रहा है कि ये टफ है वो टफ है, नहीं होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, एनडीए का ट्रेनिंग इन सबसे कहीं ज्यादा टफ है बाबू। उस समय क्या करोगे, भाग जाओगे? ठीक है, तो नथिंग इज टफ। ये सारी चीजें जो हैं दे आर वेरी इजी, दे आर वेरी इजी, बट अगर आप इसको टफ कंसीडर कर रहे हो तो एनडीए की ट्रेनिंग तक तो पहुंचते पहुंचते तक क्या ही होगा आप लोगों का। खैर, इसके पीवाईक्यू मेरे को खत्म चाहिए एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है। वक्त जाया ना करें, वक्त निकल रहा है धीरे धीरे और पता नहीं चलेगा कि कब निकल गया। THANKYOU, थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग मी फ्रॉम लास्ट मोर देन 1 आवर। हम मिलेंगे बहुत जल्द अगली क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। तो फटाफट से इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रगड़ जाइए, एक पतला सा नोट्स जरूर बना लीजिएगा जिसमें आप थियरी बेस्ड सवाल रखेंगे, ठीक है, जिसमें आप थियरी बेस्ड सवाल रखेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री, अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, यू ऑल आर गोइंग टू मेक दिस अमेंड इज वेटिंग फॉर यू एंड वी आर आल्सो वेटिंग टू सी यू ऑल इन फॉर्म। तब तक के लिए जय हिंद।